डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज चर्चा कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर और उनके हिंदुत्व के आइडिया को। इसके साथ ही कुछ और उनके पॉलिटिकल थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे, सभी एग्जामिनेशन पर्पस से। यहां पे एक बात समझनी चाहिए आपको कि जो तीन पॉलिटिकल थिंकर मॉडर्न इंडियन जिनके विचारों ने सबसे ज्यादा अभी जो कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित किया है, तो वो हैं लोहिया जी, अंबेडकर जी और सावरकर जी। लोहिया जी की जो कास्ट की आइडिया थे, कैसे उसको तोड़ना है, उससे अभी की जो बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स कितनी अफेक्टेड हुई है आपको पता है। अंबेडकर जी की जो दलित के बारे में जो विचार थे, कैसे दलित को ऊपर उठाना है, कैसे अनटचेबिलिटी से लड़ना है, उस पर पूरी दलित राजनीति अभी बेस्ड है। और इनका जो हिंदू होने का जो सेंस है या हिंदुत्व, उससे अभी की जो है हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है वो गाइडेड है, जो अभी काफी वर्चस्व में है इंडिया में। तो इनको हमें समझना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस त्रिमूर्ति में सावरकर आते हैं। सो लेट अस बिगिन दिस वेरी फैसिनेटिंग डिस्कशन, पॉलिटिकल थॉट ऑफ सावरकर, स्पेशली हिज आइडिया ऑफ हिंदुत्व। आइए सबसे पहले सदा की तरह लाइफ एंड टाइम ऑफ सावरकर को समझने की कोशिश करें। उनका जन्म 28 मई 1883 को मराठी चित्पावन ब्राह्मण हिंदू फैमिली में होता है। उनके पिता का नाम दामोदर सावरकर था, माता राधाबाई सावरकर। विलेज भागुर नियर नासिक, महाराष्ट्र। उनकी कर्म भूमि नासिक, पुणे और मुंबई ही रहे, महाराष्ट्र। एजुकेशन उनका बहुत फेमस फर्गुसन कॉलेज पुणे में अभी भी है, वहां पे हुआ। वो बचपन से ही जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में स्कूल के जमाने में भी थे, अपने बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है। और वो लंदन गए 1906 में हायर स्टडीज के लिए, लेकिन वहां पे, और बैरिस्टर भी वहां पढ़ना था उनको, बैरिस्टर बने भी ग्रेज इन लंदन से। लेकिन वहां पे वो जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इंडिया के बाहर हो रही थी, जिसमें कि मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल और मदन लाल डींगरा, ये सब बहुत प्रोमिनेंट थे, बहुत लोग थे उनके, उसमें वो शामिल होते हैं, उसके एक तरह से लीडर जैसे होते हैं। लेकिन वहां पे मर्डर हो जाती है। कर्जन वाइल, एक ब्रिटिश ऑफिशियल का मदन लाल ढींगरा लंदन में करते हैं। उसके आधार पे उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको शिप से भेजा जाता है। एक कहानी भी है कि कैसे वो जो है फ्रेंच पोर्ट पे उतर जाते हैं, वहां कोशिश करते हैं कि वहां एक्साइल मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनको इंडिया भेजा जाता है, ट्रायल किया जाता है और 50 साल की उनको जेल दी जाती है। आप समझ सकते हैं, यदि वो 50 ईयर तक जेल में रहते तो कुछ भी नहीं कर पाते। लाइफ टाइम, दो दो बार, मतलब डबल लाइफ इंप्रिजमेंट कर लीजिए। उनका समय देखिए जिसमें कि वो पॉलिटिकल डायलॉग में भाग ले रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट हो जाता है, उसके एक साल बाद ही इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मिलिटेंट नेशनलिज्म का जो है एक अलग ही पैरेलल बहाव चल रहा था। एक तरफ पैरेलल कांग्रेस का जो है मॉडरेट लीडर थे, तो दूसरी तरफ जो है ये आग ज्वाला थी जिसके कि वो पार्ट बनते हैं कि लड़ करके भारत को स्वतंत्रता दिलवाएंगे। उस समय में ये डायलॉग भी शुरू हो गया था कि इंडियन नेशनलिज्म का फ्यूचर क्या होगा, उसमें हिंदूज और मुस्लिम का फेट क्या होगा। हिंदू सोचते थे कि हम इतने मेजोरिटी होते हुए क्या हजारों साल से जैसे हम दास्ता की या गुलामी झेल रहे हैं, क्या वैसे ही हम लोग बने रहेंगे, क्या हमारा कभी बोलबाला अपने ही देश में नहीं होगा। मुस्लिम को ये लगता था कि हमारा फेट क्या होगा हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट में। उन सब के डायलॉग में ये एक शामिल होते हैं। और हिंदुत्व इनका एक प्रयास होता है कि जवाब देने का कि यदि मुस्लिम नेशन की आप बात करते हो तो हम हिंदू नेशन को देखते हैं, जो कि रिलीजियस नहीं है, कल्चरल है, जिसमें कि सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। ये इनका एक लार्जर व्यू था। इनको देखें, इनके विचारधारा को प्रभावित तो इनके बड़े ब्रदर का भी बहुत बड़ा हाथ था, गणेश का। वो मैजिनी के ये बहुत बड़े फैन थे, जो कि इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने गरीबाल्डी के साथ मिलकर इटली को नेशन स्टेट बनाया था। और वेस्टर्न इनलाइटनमेंट के भी ये बहुत समर्थक थे। रीजन, साइंस, टेक्नोलॉजी, एक तरह से ये रैशनलिस्ट एथीस्ट थे। ये उनके साइंस में इनका ज्यादा बिलीव था, ना कि रिलीजियन में या धार्मिक भावनाओं में या रिचुअल्स में, रीति रिवाजों में। कैरियर यदि हम देखें तो रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर तो थे ही ये। बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत बड़े राइटर थे, इन्होंने काफी किताब लिखी, नीचे हम लोग देखेंगे। लॉयर थे, इन्होंने ग्रेज इन लंदन से जो है बैरिस्टरशिप की पढ़ाई पूरी की थी। सोशल रिफॉर्मर एट पार थे। इन्होंने, आपको इनको कैटेगरी में रख सकते हैं अंबेडकर, लोहिया जी के, जहां पे इन्होंने जाति तोड़ों के लिए काफी काम किया, पतित पावन टेम्पल बनाया। रत्नागिरी में जिस समय में ये
काला पानी से इनको एक कंडीशनल फ्रीडम मिला था, उसको उन्होंने यूज किया सोशल रिफॉर्म में 1923 से 1937 में। पॉलिटिकल थिंकर तो आप समझ सकते हैं, हिंदुत्व जो आज की राजनीति में सबसे ज्यादा यदि महत्वपूर्ण कोई विचारधारा है तो उसके प्रतिपादक जो हैं ये थे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो थे ही, हिंदू महासभा के 7 साल तक प्रेसिडेंट थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी भाग लेते थे, लेकिन उसमें वो बहुत सफलता उनको हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय में कांग्रेस का बहुत बोलबाला था। हिंदू महासभा के मन से चुनाव जीतना बहुत डिफिकल्ट था। इनके लाइफ कैरियर को आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। टिल 1911 तक जो है इनका एक अलग है। अर्ली सावरकर हैं, ये बहुत डिफरेंट है, रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं। इनका जो आइडिया है वो कंपोजिट इंडियन नेशनलिज्म का है, जहां हिंदू मुस्लिम में यूनिटी होती है। ये किताब लिखते हैं इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सिपाही या विद्रोह या मिटनी को बदल करके ये उसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की श्रेणी में ले आते हैं और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं। उस समय अभिनव भारत वो बनाते हैं, मैंने यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में भाग लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इन लोगों के साथ में आपको मैंने बताया है, लंदन से लेकर के और इंडिया में हर जगह ये जो है एक रिवोल्यूशनरी के रूप में आते हैं। उसी के चलते हम इनको वीर सावरकर भी कहते हैं। लेकिन जो इनका दूसरा फेज शुरू होता है 1911 से 37, जहां इनको 50 साल के जेल की सजा मिली थी। यदि वो रहते तो वैसे रहे नहीं, फॉर्चुनेटली वो उनको काला पानी में दिया गया, अंडमान में, वहां यातना दी जाती थी। उन्होंने 4 बार से भी ज्यादा मल्टीपल टाइम जो मर्सी पिटीशन उन्होंने लिखा अंग्रेजों को, जिसके लिए उनकी बुराई भी की जाती है। उनका मतलब कई लोग कहते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी था कि हम जेल से छूटे जिससे कि कुछ देश के लिए कर पाए, और एक्चुअली वो नहीं छूटते तो क्या कर पाते देश के लिए। उनको कंडीशनल फ्रीडम दी जाती है, और रत्नागिरी में आते हैं महाराष्ट्र में, वहां पे एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे उभर करके आते हैं। पतित पावन टेम्पल, जाति तोड़ो, रोटी बेटी का संबंध, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर डाइनिंग और ये सब करते हैं, काफी चीजें। उनका विचार जैसे एकदम अंबेडकर जैसा था कि कास्ट को एनिलेट कर दो, बिल्कुल हटा दो। और हिंदू नेशनलिज्म की अब वो बात करने लगते हैं। अब जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी से वो अलग हो जाते हैं, कंपोजिट इंडियन नेशनलिज्म से हट करके हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं और हिंदुत्व पे किताब लिखते हैं, हिंदुत्व, हु इज हिंदू, 1923 में। अब वो पूरी तरह लेट जो है मैच्योर हो चुके हैं, बदल चुके हैं। देन थर्ड फेज उनका जो है बहुत एक अजीब सा मिक्स्ड है। शुरू में तो काफी सफलता मिलती है, क्योंकि वो 7 साल तक हिंदू महासभा के चेयरमैन रहते हैं। आरएसएस जो है उनको अपने फोल्ड में लाना चाहता है, उसकी स्थापना होती है, उनके ही हिंदुत्व के विचारों पे वो सब शामिल नहीं होते, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं। कांग्रेस और गांधी जी से बहुत उनके विचार जो हैं डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन उसी समय में जो है 1948 में गांधी जी की हत्या हो जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा, और इनको लिंक किया जाता है, क्योंकि गोडसे इनसे जुड़े हुए थे कई तरीके से, तो इनको उनके हत्या से लिंक किया जाता है। इन पर सजा मुकदमा चलता है, वैसे साक्ष्य नहीं होने के चलते छूट जाता है। बाद में कपूर कमीशन बनती है जो उनको इंडिक्ट भी करती है। ये सब होता है। और भी यदि आप देखें कुछ कंट्रोवर्सी, तो मर्सी पिटीशन जैसा मैंने बताया, उसके चलते इनको लोग बुराई करते हैं। उनका जो गांधी एसेसिनेशन से जो उनका लिंक था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और उनको बाद में जो है बीजेपी की सत्ता में आने के बाद भारत रत्न देने की बात की गई, उस पर भी काफी विवाद हुआ कि कैसे हम उनको दे सकते हैं जो गांधी जी के हत्या से जुड़े हुए हों, चाहे उनको कन्विक्ट हुए चाहे नहीं हो। मैंने यहाँ पे बुक्स कुछ दिए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन 2 प्रोमिनेंट जो मैंने रेड कलर से दिया है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व, हु इज हिंदू। यहाँ मैंने काफी सारे टिट बिट दिए हैं जो एमसीक्यू में आपको काम आ सकते हैं। उनको वीर सावरकर हम इसलिए कहते हैं उनके फर्स्ट फेज के चलते, जहां पे वो रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने सोसाइटी जो बनाया, मैंने आपको बताया कि अभिनव भारत, इंडिया हाउस, फ्री इंडिया सोसाइटी, ये जो 2 सोसाइटी है, इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी, ये लंदन में था, एक सेक्रेट सोसाइटी जो ये सब गतिविधियों में भाग लेता था। उसी के बैनर तले जो है मदन लाल धिंगड़ा ने वो मर्डर किया था करजन का। ये पतित पावन टेम्पल के बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग आपको जानना चाहिए कि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। इनफैक्ट वो एथेइस्ट थे, एक तरह से अधार्मिक थे, रैशनलिस्ट, मतलब रीजन, साइंस, टेक्नोलॉजी को मानने वाले एथेइस्ट। और वो जो है हिंदू रिचुअलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि मेरे मरने के बाद हिंदू रीति रिवाज से मेरी अंतिम क्रियाक्रम भी ना की जाए। वो गौ रक्षा के भी खिलाफ थे। उनका कहना था कि गौ जो है इकोनॉमिक वस्तु है, जानवर है, उसको मनुष्य के बराबर करना जो है वो गलत है। और इसके अलावा कई चीजें जो उनसे अप्रोप्रिएट किया थे, जोड़ा जाता है आज के समय में, जैसे हिंदू रिलीजन के बेसिस पे हिंदू तो बिल्कुल नहीं था। मैं आपको आगे बताऊंगा, वो एक कल्चरल ब्रैकेट था, वो एक सेकुलर कॉन्सेप्ट था, वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था, ना कि एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट। तो ये हमें समझना चाहिए। देन आरएसएस उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, ये मैंने आपको बताया, जबकि आरएसएस की स्थापना उनके ही फिलॉसफी या उनके आइडिया जो हिंदुत्व के बेसिस पे हुई, और कई बार कहने के बाद भी वो आरएसएस को कभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा 1970 में बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी या कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उनकी मेमोरी को जिंदा करने के लिए डाक टिकट जारी किया, और काफी कुछ कुछ और एक्टिविटीज भी किए, जिससे कि उनकी जो हिस्टोरिकल मेमोरी है, कंट्रीब्यूशन है, उसको आगे लाया जा सके। सो दीज आर द लाइफ एंड टाइम ऑफ सावरकर, वीर सावरकर।
आइए अब सावरकर जी के हिंदुत्व के आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने तीन चार स्लाइड में कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने रीडिफाइन किया या रीफॉर्मुलेट किया कि हिंदू कौन है, और ये करने की जरूरत उनको क्यों पड़ी। क्योंकि हिंदू कोई एक ऐसा वेल एस्टैब्लिश्ड मीनिंग इतिहास में भारत के या इंडिया के कभी रहा नहीं है। हिस्टोरिकली यदि आप देखें तो हिंदू डिनोटेड मल्टीपल कनोटेशन और मीनिंग और आइडेंटिटीज। ये जो हिंदू शब्द है ये सिंधु का अपभ्रंश है, सिंधु नदी से। और जो लोग इस सिंधु नदी में बसे हुए थे उनको ऐतिहासिक रूप से हिंदू कहा गया। तो कई बार ये एक ज्योग्राफी को बताता है कि जो लैंड ऑफ सिंधु है वो हिंदू है, या एक पीपल को बताता है जो इस लैंड में रहते हैं। कई बार जो है इसको हिंदू रिलीजन से जोड़ा जाता है, एक पर्टिकुलर धर्म जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। या कई बार उसको एक मॉडर्न जमाने में एक नेशन से जोड़ा गया। नेशन का जो डेफिनेशन है वेस्टर्न में कि एक कल्चर हो, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हो, एक वे ऑफ लाइफ हो, उस तरह से तो हिंदू को एक नेशन माना गया। हम देखेंगे कि हिंदुत्व जो है वो एक नेशनलिज्म ही था, हिंदू नेशन ही था सावरकर जी के अनुसार। एंशियंट टाइम के बाद यदि हम देखें कि जब मुस्लिम रूल शुरू होता है, पहले तो देखिए सब कोई यहाँ पे हिंदू ही थे, तो अपने हिंदू होने की भावना जो है वो इतनी प्रबल नहीं होती है जब आपको कोई अदर नहीं दिखता है। लेकिन जब मुस्लिम रूल करने लगे तब ये हुआ कि हम कौन हैं, ये आइडेंटिटी। पहले तो लोग जाति बिलीव करते थे कि ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, वैसे शूद्र हैं। हिंदू एज सच हिंदू अपने को नहीं कहते, कहते भी नहीं थे। लेकिन जब मुस्लिम रूल यहाँ पे शुरू हुआ तो उन्होंने, बाबर एंड अदर्स ने जो है इसको हिंदवी कहना शुरू किया, हिंदू कहना शुरू किया, वही जो पुराने जमाने से था। और वो उसको हिंदू सोचते थे, कहते थे जो मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यूज नहीं है, या अदर पीपल ऑफ बुक्स, जो इस्लाम में कहा जाता है पीपल ऑफ होली बुक्स, वो जो नहीं है इंडिया में, जो लार्जर जो एक कम्युनिटी है, ये सब नहीं है, वो हिंदू है मुस्लिम के अनुसार, मुस्लिम रूलर के अनुसार। फिर जब ब्रिटिश यहां रूल करने आए तो उन्होंने भी वही मुस्लिम रूल से ही लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू नेटिव पीपुल ऑफ इंडिया है, जो यहां हमेशा हजारों वर्षों से रहते आ रहे हैं। कई बार जो है उन्होंने उसको इस तरह से लिया कि जो भी लोग यहाँ पे चाहे किसी रिलीजन के हो, जो हजारों साल से रह रहे हैं या सैकड़ों साल से रह रहे हैं, वो हिंदू है। तो उन्होंने हिंदू को कल्चरल ग्रुप माना। इसीलिए आप देखेंगे कई जगह जो है ब्रिटिश रूल के समय में कहा जाता था हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन। इसका मायने क्या है कि वो मुस्लिम जो सैकड़ों सालों से इंडिया में बस गए हैं तो वो हिंदू मुस्लिम हो गए, वो क्रिश्चियन जो सैकड़ों सालों से इंडिया में बस गए वो हिंदू क्रिश्चियन हो गए। तो हिंदू एक यहाँ पे कल्चरल ब्रैकेट बन गया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इतनी कंफ्यूजन थी कि हिंदू क्या है। तो सावरकर जी ने एक बीड़ा लिया अपने बुक में कि कौन है हिंदू, और हिंदुत्व में जो उन्होंने 1923 में लिखा, उन्होंने डिफाइन किया इस तरह से कि हिंदू कौन है। अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग डेफिनेशन था। तीन उन्होंने मतलब क्राइटेरिया बताया हिंदू होने का। पहला यह है कि हु रिगार्ड्स द लैंड फ्रॉम इंडस टू सी, मतलब इधर जो है वेस्ट में इंडस रिवर है, इधर वे ऑफ बंगाल है, इसके बीच यहाँ हिमालय है, यहाँ तमिलनाडु का केप कॉमरिन मतलब कन्याकुमारी है। तो ये जो पूरा लैंड है आप इसको कह लीजिए भारतवर्ष। तो इन्होंने कहा कि जो भारतवर्ष है उसमें जो लोग रहते हैं और जो इसको अपनी पितृभूमि मांगते हैं, मतलब कि मदरलैंड या फादरलैंड, अपनी जन्मभूमि फादरलैंड मानते हैं। दूसरा, वो जिनके की पूरे जो कहिए कि जो फोर फादर्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो हिंदू रहे हैं, भले ही बाद में वो बुद्ध हो गए हो, जैन हो गए हो, सिख हो गए हो, वो लोग, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो कहां से आ रहे हैं, कि जो लोग हजारों सालों से रह रहे हैं जिनके फोर फादर्स हिंदू हैं। एंड थर्ड उन्होंने लिया कि जो लोग इस भूमि को, इस भारतवर्ष की भूमि को एक पुण्य भूमि मानते हैं, मतलब उसको वो पूजनीय मानते हैं। ये तीन क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने कहा जो लोग इस क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं वो हिंदू है। अब आप समझिए कि यदि हम हिंदू का डेफिनेशन ले सावरकर जी के अनुसार, तो हिंदुइज्म रिलीजन के अलावा जो लोग भी बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, जैनिज्म को, सिखिज्म को, या हिंदू के अदर सेक्ट्स को, लाइक लिंगायत हो, चाहे आर्य समाजिस्ट हो, रामकृष्ण मिशन हो,
ब्रह्म समाज हो, वो सब जो है वो हिंदू हो गए उनके अनुसार से। तो बहुत बड़ा उन्होंने समूह बनाया जिसमें केवल हिंदुइज्म ही नहीं था, जो लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लगभग सारे लोग, केवल समझिए कि आप इस्लाम को छोड़ दें, मुस्लिम को और क्रिश्चियन को, ज्यूज को, पारसी को, तो सभी लोग जो हैं वो हिंदू हो गए। मतलब वो लोग जो ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई है, जिसके ओरिजिनेटर कभी ना कभी हिंदू रिलीजियन को फॉलो करते थे लेकिन वो अलग हुए, इसको उन्होंने लार्जर हिंदू बताया। दूसरा उनका कहना था कि हिंदू जो है, ये जो हिंदू है, जो बड़ा हिंदू है, वो एक नेशन है, राष्ट्र है। क्योंकि जो नेशन का डेफिनेशन, अब यहाँ वो वेस्टर्न थॉट से लेते हैं, पॉलिटिकल थॉट से नेशन का डेफिनेशन, मैंने आपको कई बार बताया है कि उसका कॉमन कल्चर है, हिंदूज का कॉमन सिविलाइजेशन है, संस्कृति कॉमन है, इतिहास कॉमन है, वे ऑफ लाइफ कॉमन है, सोचने का नजरिया, वर्ल्ड व्यू कॉमन है, एक रेस बनते हैं वो एक, मतलब आप देख के कह सकते हैं कि ये हिंदू हैं, ये क्रिश्चियन नहीं है, या जर्मन नहीं है, या रसियन नहीं है। एक ही टाइप का इनकी आशाएं हैं, एस्पिरेशंस है, आकांक्षाएं हैं, और प्रारब्ध या डेस्टिनी भी उनका एक है, इसलिए वो एक नेशन है। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू नेशन को उन्होंने अपने हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी उससे जोड़ दिया। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, जब उन्होंने हिंदू को डिफाइन कर दिया, तो हिंदुत्व क्या है, हिंदू होने का क्या इसेंस है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब देखिए कि सावरकर जी का हिंदुत्व क्या है, इसेंस ऑफ हिंदू या हिंदूनेस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये उनकी किताब हिंदुत्व, हु इज हिंदू से आता है। उनके अनुसार से हिंदुत्व की जो भावना है वो तीन कॉमन आइडेंटिटी को कन्वे करती है। फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉमन टेरिटोरियल आइडेंटिटी, मतलब भूभाग एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि भारतवर्ष में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके की फोर फादर एंसेस्टर्स जमाने से यहाँ पे रह रहे हैं, वो जो है हिंदुत्व की एक कॉमन आइडेंटिटी है, अपना एक भूभाग, मतलब हिंदू नेशन, राष्ट्र, हिंदूज ऑफ भारतवर्ष। देन सेकंड कॉमन आइडेंटिटी जो ये कन्वे करता है हिंदुत्व, वो है रेशियल आइडेंटिटी, जिसको उन्होंने इंटरेस्टिंगली जाति शब्द यूज किया। टेरिटरी को उन्होंने राष्ट्र कहा और रेशियल को जाति। अब यहाँ पे आप जाति को आप डिबेट कर सकते हैं कि जाति उन्होंने क्यों कहा, लेकिन उनका कहना था कि सैकड़ों या हजारों सालों से जो ये हिंदू एक साथ जो रहते चले आ रहे हैं, गौर कीजिए जब मैं हिंदू बोलता हूं तो इसमें सिख, बुद्धिस्ट, जैन और सभी तरह के हिंदू सेक्ट आते हैं। तो जो हिंदू हजारों साल से जो इस भारतवर्ष में रह रहे हैं, इनके बीच में रोटी बेटी का संबंध रहा है, तो जीन ट्रांसफर हुआ है, उससे जो है इन्होंने एक स्पेसिफिक रेशियल फीचर जो है एक्वायर कर लिया है। मतलब आप देख करके कह सकते हैं कि ये जो है एक अलग रेस है, ये जर्मन नहीं है, ये स्लाव नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, इवन ये मुस्लिम नहीं है, ये ज्यूज नहीं है। तो एक हिंदू को देखने से ही आप उसको एक पर्टिकुलर रेशियल फीचर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉमन रेस हो गया। देन थर्ड इनका कहना था कि एक कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी भी ये कन्वे करता है, एक डिस्टिंक्ट हिंदू कल्चर, हिंदू वे ऑफ लाइफ जो सनातन धर्म से निकलता है, भले ही वो जैन हो या बुद्धिस्ट हो, जिसमें कि अहिंसा जो है, किसी को नहीं मारना, सत्य बोलना, उस टाइप का ट्रांसडेंटल, एक आत्मा अजर अमर होना, अगले जन्म की, यानी ये सब जो चीजें जो वर्ल्ड व्यू है, जो जो रिचुअल्स भी एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब कि कस्टम है, सोशल प्रैक्टिस है, हमारा जो त्योहार है वो सब एक जैसा है, ट्रेडिशंस हमारा एक जैसा है, आर्ट क्राफ्ट लिटरेचर वो सब एक जैसे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको एक जो है कल्चर आइडेंटिटी से भी जोड़ते हैं। अब ये सब सब डिबेटेबल हो सकता है, आप कह सकते हैं कि कैसे सिख की फेस्टिवल जो है वो हिंदुइज्म के फेस्टिवल जैसी है, लेकिन हाँ लार्जर एक जैसा लगता है। बैसाखी हो चाहे यहाँ पे पोंगल हो, उस सब में यूनिटी दिखती है। तो तीन हो गया, आप ध्यान से फिर से उसको रिवाइज कीजिए कि हिंदुत्व जो है वो तीन कॉमन आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है सावरकर जी के अनुसार। टेरिटोरियल आइडेंटिटी एक कॉमन भूभाग जिनको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा, एक रेशियल आइडेंटिटी जाति एक रेशियल फीचर, और कल्चरल आइडेंटिटी एक समान कल्चर। इन तीनों को उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व की भावना है, और हिंदुत्व एक यूनाइटिंग फोर्स बन जाता है, ये जोड़ता है इंडियन पीपुल को। इस तरह से जो है इंडियन पीपुल जो है वो
इस फोर्स से, इस यूनाइटेड फोर्स से एक राष्ट्र बन जाते हैं, हिंदू नेशन बन जाते हैं। अब यहां पे देखिए कि उन्होंने हिंदुइज्म और हिंदुत्व को कैसे बहुत सेपरेट कर दिया। हिंदुइज्म एक बहुत छोटा पार्ट हिंदुत्व का है। यदि हिंदुत्व को यदि आप लीजिए कि ये एक विशाल सा गोला है, तो हिंदुइज्म बस उसका एक पार्ट है। हिंदुइज्म हिंदुइज्म क्या है? वो एक रिलीजियस सिस्टम है, एक सेक्शन ऑफ हिंदूज का। हिंदूज तो बहुत बड़ा है, सिख, जैन जो है वो हिंदू भी उसमें है, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उसमें ब्रह्म समाजी और जितने तरह के सेक्ट आप सोच सकते हैं, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, लिंगायत, ऑल उसमें आते हैं। उसमें से एक सेक्शन का जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। छोटा सा पार्ट बना दिया। हिंदुत्व जो है एक कल्चरल कम्युनिटी को दर्शाता है जो कि इंडियन रिलीजन को फॉलो करता है। अब यहां पे ना उन्होंने एक फर्क किया। एक है इंडियन रिलीजन, जो इंडिया में जो रिलीजन पैदा हुआ है, उन्होंने कहा ये इंडियन रिलीजन है। और एक रिलीजन जो इंडिया में प्रैक्टिस्ड होती है लेकिन इंडिया के बाहर वो जो है ओरिजिनेट हुई है, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज, पारसीज एंड ऑल, वो इंडिया में प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन ये रिलीजन इंडिया से नहीं निकली है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये इंडियन रिलीजन नहीं है। लेकिन बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ये जो सिखिज्म, ये सब इंडिया के रिलीजन है, जो इंडिया की धरती पे ही पैदा हुई है, और इनको पैदा करने वाले कभी ना कभी हिंदू रहे हैं। तो इसलिए वो उन्होंने उससे हिंदुत्व को जोड़ा। तो एक कल्चरल कम्युनिटी है। हिंदुत्व जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, मतलब कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, टेरिटोरियल आइडियोलॉजी, ये रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं था। तो उन्होंने उस बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की को बांधने वाला एक शक्ति है हिंदुत्व। सो हिंदुइज्म जो है एक मेयर पार्ट जो है हिंदुत्व का है, इसमें और बहुत सारे पार्ट है। तो इस तरह से उन्होंने हिंदुइज्म को भी रीडिफाइन किया। तो उन्होंने देखिए क्या किया, हिंदू को रीडिफाइन किया, हिंदुइज्म को रीडिफाइन किया, और इन सब को उन्होंने अपने हिंदुत्व के जो आइडिया से रीडिफाइन किया। दैट वाज अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। वो कर क्या रहे थे हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। उनका एक बहुत लार्जर प्रोजेक्ट था और उसमें कई जगह कंट्राडिक्शंस हुई हैं, वो भी हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे क्रिटिकली जब हम लोग इवेलुएट करेंगे। अब यहाँ पे जो है फीचर्स ऑफ सावरकर हिंदुत्व, ये मैं हमेशा अपने हर वीडियो में फीचर्स इसलिए देता हूं कि आपको एक रिपीटेशन होती है, आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प होता है, कई चीजें इसमें दोहराई जा सकती है। तो मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन हिंदुइज्म, जैसा मैंने बोला कि हिंदुइज्म से बहुत बड़ा है। हिंदुइज्म हिंदुत्व का एक जस्ट पार्ट है। इट डिनोट कल्चरल आइडेंटिटी, जैसा मैंने आपको बताया, टेरिटोरियल आइडेंटिटी। तो ये कल्चरल नेशनलिज्म है, ये रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं है, याद रखिए, क्योंकि ये इंक्लूड करता है ऑल इंडियन रिलीजन को। मैं बार बार कह रहा हूं, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड ऑल सेक्ट्स ऑफ हिंदू जो है, उन सबको ये जो है अपने में अकोमोडेट करता है, उसको ये हिंदू कहता है और उसको ये हिंदू राष्ट्र के अंदर लाता है, वो हिंदुत्व के अंदर है। हिंदुत्व एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था उनका। ऑन द रिलीजियन कल्चर, यदि आप एक एक्सेस लीजिए कि रिलीजियन कल्चर एंड नेशन स्टेट, यदि मान लीजिए कि ये दो जैसे ना एक्स वाई, यहाँ पे जो है रिलीजन है, यहाँ पे जो है कल्चर है, इसी तरह दूसरा एक एक्स वाई लीजिए, वहां पे नेशन है और यहाँ पे स्टेट है। तो उस एक्सिस में यदि आप बिठाइएगा तो हिंदुत्व जो है वो कल्चर है, मतलब आपको हिंदुत्व यहां नजर आएगा, कल्चर, ये रिलीजन नहीं है। इसी तरह से यदि नेशन स्टेट के एक्सिस पे यदि आप देखिएगा उसको, नेशन एंड स्टेट, तो ये एक नेशन है, राष्ट्र है, हिंदुत्व यहां आएगा, ये स्टेट नहीं है। तो हिंदुत्व जो है वो एक नेशन है, हिंदुत्व जो है एक कल्चर को डिनोट करता है, ये ना तो रिलीजन को डिनोट करता है और ना ही स्टेट को डिनोट करता है। हिंदुत्व सेकुलर है, इस चीज को समझिए। इट अलाउज ऑल रिलीजन टू को एग्जिस्ट इन इंडियन स्टेट, क्योंकि आपको हिंदुत्व स्टेट नहीं है, राज नहीं है, हिंदू राज नहीं है। उनका कहना था कि इंडियन स्टेट में हर रिलीजन का स्वागत है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, सब, और सबको बराबरी का हक मिलेगा, किसी को अपीजमेंट नहीं मिलेगा, हम किसी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देंगे, लेकिन सब डिग्निटी के साथ इज्जत से रहो। लेकिन जो हिंदू नेशन के तुम पार्ट नहीं होगे, जो जो इंडियन स्टेट होगा उसका एक सबसे जो डोमिनेंट कल्चरल पार्ट होगा वो हिंदू नेशन होगा। बाकी सब भी अपने अपने नेशन रहोगे, सभी स्टेट में हो, इक्वल हो। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये जो उनका जो थॉट था। सो ही मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन ए हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र एंड हिंदू स्टेट। यदि आप इंडियन स्टेट को हिंदू स्टेट कहिए
तो इसलिए वो बात करते थे हिंदू राष्ट्र की, सावरकर जी वो हिंदू राज की बात नहीं करते थे। उनका कहना था कि शिवाजी ने भी जो है हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखा था, ना कि हिंदू राज का। मतलब उसमें हर रिलीजन के लोग जो हैं वो इक्वलिटी डिग्निटी के साथ रहेंगे, वो एक सेकुलर स्टेट होगा। लेकिन जो कल्चरली जो है डोमिनेंस वो हिंदू कल्चर का होगा, हिंदू नेशन का होगा। तो यदि आप ये रख लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा सा ये हिंदू स्टेट है या इंडियन स्टेट है, तो उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो हिंदू नेशन का है। बाकी भी इसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये सब भी है और सबको इक्वलिटी है। तो हिंदुत्व अलाउ इंडियन पीपल ऑफ अदर रिलीजन टू बी पार्ट ऑफ इट बाय फॉलोइंग द हिंदू कल्चर। अब देखिए एक और अच्छी बात इसमें क्या थी कि वो उनका कहना था कि भाई देखो, तुम मुस्लिम हो, इंडियन मुस्लिम हो, तुम इंडियन क्रिश्चियन हो, इंडियन ज्यूज हो, इंडियन पारसी हो, तो तुम ना केवल हिंदू कल्चर को अपना लो, जो कि कोई रिलीजन नहीं है, जो यहाँ पे लोग जो हजारों साल से रहते आए हैं उनका वे ऑफ लाइफ है, उनका वर्ल्ड व्यू, उसको तुम अपना लो कि तुम्हारा, क्योंकि तुम उसको अपना लो और भले अपना रिलीजन को तुम एकदम फॉलो करते रहो, तब भी जो है तुम हमारे हिंदू जो राष्ट्र है या हिंदू राज है या इंडियन स्टेट, उसके तुम बिल्कुल इक्वल सिटीजन तुम हो, एकदम डिग्निफाइड। लेकिन तुम यदि उसको नहीं मानोगे तो फिर बहुत डिफिकल्टी होगी। ये यहाँ पे अगेन ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपोज माइनॉरिटी अपीजमेंट, जैसा मैंने बताया, इनका कहना था कि कोई माइनॉरिटी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। इसके चलते ये कांग्रेस से बहुत खफा थे, गांधी जी से खफा थे। एनी स्पेशल प्रिविलेज माइनॉरिटी को नहीं मिलना है। और पार्टीशन ऑफ इंडिया के तो बिल्कुल घोर विरोधी थे। अखंड भारत का ये सपना देखते थे, जो मैंने बोला ये अखंड भारत है जिसमें कि हिंदू नेशन जो है वो प्रमुख है, उसमें बाकी क्रिश्चियन मुस्लिम नेशन भी जो है अलग अलग रह रहे हैं एक साथ, इक्वलिटी डिग्निटी के साथ, लेकिन उसमें वर्चस्व या बोलबाला यदि कहिए तो ही हिंदू नेशन का है, हिंदू राष्ट्र का है। तो ये जो है एक हिंदुत्व का फीचर उनका था। ऑफ कोर्स थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, एक दो बार आप देख लेंगे। उनका हिंदुत्व का जो आइडिया था वो उनके नेशनलिज्म से बहुत मिला हुआ है, लेकिन फिर भी यदि एक स्लाइड इस पे अलग से मैंने देने की कोशिश की है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र को भी बताता है, हिंदू नेशन को बताता है। तो ऐसा देख के लगता है कि ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न नोशन ऑफ नेशन। जो जो मॉडर्न नेशन था ना, आप याद कीजिए मैंने आपको टैगोर पढ़ाया, वो बिल्कुल नकारते हैं मॉडर्न नेशन को। गांधी जी मानते जरूर है मॉडर्न नेशन को, लेकिन वो टैगोर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो भी एक तरह के इंटरनेशनलिज्म को मानते थे, लव टॉलरेंस, नेशन जो बांटता है उसको पता था कि बांटता है। उनका कहना था हमारा नेशन नहीं बांटेगा, हमारा नेशन शॉविनिज्म पे बेस्ड नहीं होगा, मतलब कि वन अपमैनशिप नहीं होगा कि हम नेशन नेशन में जो कंपटीशन होता है उससे अलग होगा, ये लव टॉलरेंस। तो गांधी जी भी मतलब नेशनलिज्म का एक बहुत ही मॉडरेट फॉर्म अपनाते हैं, लव सत्य अहिंसा पे बेस्ड। लेकिन सावरकर जी जो है नेशन एकदम वो नेशन लेते हैं जो कि बिस्मार्क का नेशन है, जो मैजिनी का, गरिबाल्डी का नेशन है, मतलब जो एकदम ताकतवर है, मिलिटेंट है, वो तलवार के बल पे, बंदूक के बल पे जो है पूरे दुनिया पे वो छा जाना चाहता है। उस टाइप का जो है यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग एंड मिलिटेंट कल्चरल नेशनलिज्म की बात ये करते हैं। उनके अनुसार से हिंदू हर तरह से एक नेशन है, जो मैंने आपको बताया कि एक कल्चर, एक वर्ल्ड व्यू, एक वे ऑफ लाइफ, एक पास्ट हिस्ट्री, एक रेशियल फीचर, एक ही तरह का डेस्टिनी, एक ही तरह का होप्स एस्पिरेशन। जो नेशन का डिफिनीशन आप पढ़ेंगे कहीं भी वेस्टर्न, तो वो उसको वो लेते हैं। जैसा ये तो मैंने आपको बता दिया, कल्चरल नेशनलिज्म को मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि रिलीजियस नेशनलिज्म के ये खिलाफ है। इनको कोई नाता नहीं है कि ये कोई, जो इनका जो हिंदुत्व है वो रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं है, वो कल्चरल नेशनलिज्म है। नेशन शुड बी स्ट्रांग, ये तो मैंने आपको बता दिया। उनको एडिक्वेट पावर होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। वो यहाँ पे मॉर्गनथाउ जैसा बोलते हैं उस टाइप का है। उनका कहना था कि भाई यहाँ तो कट थ्रोट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तुम यदि फिट रहोगे तभी तो स्ट्रांग बनो, लड़ो और उससे जो है तुम दूसरे पे जो है वर्चस्व स्थापित करो। ये उनका उनका ये भी कहना था, जो मर्गनथाउ भी कहते हैं, रियलिज्म की मोरल रिलेटिविज्म है। मोरलिटी इथिक्स जो है ना वो नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, जो इवन चाणक्य भी बोलते थे। हमारे राष्ट्र के यदि हित में होगा तो हमारे लिए मोरलिटी सही है, नहीं तो जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। तो ये मैकियावेली को भी याद कीजिए। तो उस तरह का मोरल रिलेटिविज्म रखते हैं वो। यहाँ पे वो गांधी जी से बहुत अलग हो जाते हैं। ही वॉन्टेड हिंदूज टू बी स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड। अब यहाँ पे जो है चूंकि उनका एक सपना था पैन इंडिया हिंदू नेशन का, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि यार ये जो
कास्ट है, क्रीड है, सेक्ट है, डॉगमाज है, अनटचेबिलिटी है, ये तो हमको तोड़ रहा है। तो उसको उसको हटाओ, कास्ट सिस्टम को फेंक दो, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर दो, कोई सेक्टरियन डिफरेंस नहीं होना है, कोई डॉगमा सुपरस्टिशन ये सब नहीं होना है, कोई रिचुअलिस्टिक नहीं होना है। वो खुद रैशनलिस्ट एथीस्ट थे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। पतित पावन मंदिर जिसमें कि हर कास्ट के लोगों को जो है एंट्री थी, इंटरकास्ट मैरिज, रोटी बेटी का संबंध, इंटर डाइनिंग, बहुत सारा काम इन्होंने किया। तो इसलिए ये भी एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, जस्ट लाइक अंबेडकर जिसे आप इनकी तुलना कर सकते हैं गांधी जी से, इस मायने में तीनों बराबर दिखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। मैंने बताया कि उनका विजन था, एक सपना था, पैन इंडिया हिंदू नेशन, अनडिवाइडेड इंडियन सब कंटिनेंट। ये जो बंटवारा हुआ वो उनके लिए बहुत ही दुखद था। उसके लिए वो गांधी जी को दोषी मानते थे, कांग्रेस को दोषी मानते थे, नेहरू, गांधी एंड ऑल। डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन हिंदू नेशन एंड हिंदू स्टेट, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज। हिंदू नेशन जो है वो उनका है जो इंडियन रिलीजन को मानने वाले जो पीपल हैं, सिख, बौद्ध, हिंदू, हिंदुइज्म एंड जितने सेक्ट आप सोच सकते हैं इंडिया में, वो हैं हिंदू नेशन। हिंदू स्टेट वो है जिसमें कि हर धर्म के लोग हैं, उसमें क्रिश्चियन है, मुस्लिम हैं, ज्यूज हैं, पारसीज हैं, ऑल हैं, और वो सब इक्वलिटी के साथ रह रहे हैं। सेकुलर स्टेट है। तो हिंदू स्टेट जो है वो सेकुलर है, इक्वलिटी टू ऑल रिलीजन है, कोई अपीजमेंट नहीं है माइनॉरिटी के लिए, कोई प्रेफरेंस नहीं है किसी माइनॉरिटी के लिए या इवन मेजोरिटी के लिए। हिंदू स्टेट जो है मल्टीनेशनल है, इन विच हिंदू नेशन विल हैव डोमिनेंस। हिंदू स्टेट मल्टीनेशनल है, उसमें बहुत सारे नेशन है, बहुत सारे कम्युनिटी हैं, तो वो, लेकिन हिंदू नेशन का उसमें जो है डोमिनेंस होना चाहिए। तो ये उनका आइडिया था नेशनलिज्म का। यहां पे मैंने कोशिश की है, आपको एग्जामिनेशन में भी एक बार पूछा गया है कि गांधी और सावरकर दोनों एकदम एक पोल पे नजर आते हैं। मतलब आपको लगेगा कि एक पोल पे, यहाँ यदि गांधी जी हैं तो यहाँ पे सावरकर हैं, वैसा दिखता है। वैसे कई आप बहुत डीपर जाएंगे तो दोनों एक तरह से बहुत करीब यहाँ पे ये खिसकते दिखेंगे, ये इधर दिखेंगे, लेकिन फिर भी तो गांधी भर से सावरकर का जो डिबेट है ये अनंत इटर्नल है, चलता रहता है आजादी के बाद से। तो उसमें यदि देखिए मैंने कोशिश की है कि 3-4 पॉइंट पे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस था। यदि हिंदुइज्म को लें हम, तो गांधी जी के लिए ये हिंदुइज्म उनका रिलीजन था, धर्म था, जो कि वो स्पिरिचुअल था। वो उसके डॉगमा रिचुअल से नहीं चल रहे हैं, मतलब कि इसेंस फिलॉसफी ऑफ रिलीजन से चल रहे हैं, फॉर्म और रिचुअल ऑफ रिलीजन से नहीं, या रूल ऑफ रिलीजन से नहीं। तो उनके लिए रिलीजन एक स्पिरिचुअल गाइड के तरह होता है, मोरल गाइड के तरह होता है। वो सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म क्या है, मतलब इटर्नल, मतलब हमेशा से जो एक हमारे लिए जो धर्म है, धर्म मतलब जो धारण करने योग्य, इसको मोरल राइटियसनेस कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि हिंदू में धर्म का क्या मतलब है, जो सब पे लागू होता है, मतलब दूसरे पे दया रखना, जीव की हत्या नहीं करना, अहिंसा में विश्वास रखना, मोहब्बत रखना, लोगों की सेवा करना, ये जो सारा चीज है, अपना जो कर्तव्य है उसको निष्ठा से उठाना, ड्यूटी बेस्ड मोरल राइटियसनेस, वो जो है सनातन धर्म है। उसको जो मानता है वो सनातन धर्मी है, वो अपने को सनातन धर्मी बोलते थे। इटर्नल काइंड ऑफ रूल ऑफ वे ऑफ लाइफ, रूल ऑफ मतलब जीवन जीने का तरीका। तो उनके लिए जो है स्पिरिचुअल डायमेंशन था रिलीजन का। वो रिलीजन उनको सिखाता है लव एंड टॉलरेंस, सभी रिलीजन के। उनका कहना है सर्व धर्म संभाव, मतलब मेरा जो धर्म है वो सिखाता है कि दुनिया में हर धर्म एक है। यहाँ टैगोर से कितने मिलते जुलते हैं, विवेकानंद से मिलते हैं। तो वो उनका था हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट। उन्होंने 1936 में राधा कृष्णन जी को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा धर्म जो है वो ह्यूमन रिलीजन है, हिंदुइज्म एक बेस्ट ऑफ द सभी धर्म का मिश्रण जो है वो हमारा रिलीजन है हिंदुइज्म। सावरकर के लिए एक बहुत अलग था, मैंने आपको बताया है, उनके लिए एक रिलीजियस सिस्टम है हिंदुइज्म, ए सेक्शन ऑफ हिंदूज का। उनके अनुसार से हिंदू तो वो हैं जो सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन उसमें से जो एक सेक्शन है जिसको कि हिंदू हम भी वर्ड से कह सकते हैं, उनका रिलीजियस सिस्टम हिंदुइज्म है। तो हिंदुइज्म उनके हिंदुत्व का एक छोटा सा सबसेट था। देन व्यूज अबाउट अदर, एक तरह से और देखिए, यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट पहले बोल रहा हूँ कि यदि आप देखिए रिलीजियसिटी उनकी कि वो रिलीजन में कितना बिलीव करते थे, तो गांधी जी बेहद रिलीजियस व्यक्ति थे, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उन वो जो है मतलब कि वो हाईली रिलीजियस थे, धार्मिक व्यक्ति थे। एंड ही मिक्स्ड रिलीजियन विथ पॉलिटिक्स, मतलब उन्होंने जो रिलीजियन का जो स्पिरिचुअलिटी और मोरलिटी है उसको उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में मिक्स किया। हर जगह देखिएगा कि वो मिक्स करते हैं। उनका कहना था कि
पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजियस होना चाहिए। मुझे ये अफसोस नहीं है कि पॉलिटिक्स में रिलीजन है, मुझे ये अफसोस है कि इसमें रिलीजन क्यों नहीं है, क्योंकि रिलीजन का उनका परिभाषा ही अलग था। उनके लिए सब रिलीजन एक है, सब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट समझिए पाथ हैं, सब जो है एक ही चीज सिखाता है, लव, टॉलरेंस, सत्य, अहिंसा, इसी पर बेस्ड है। इसलिए उनको कोई इसमें गुरेज नहीं था रिलीजियस होने में। लेकिन सावरकर जो है, जैसा मैंने एक तरह से नास्तिक थे, रैशनलिस्ट, मतलब कि रीजन रैशनलिटी पे बेस, हर चीज को तर्क पे देखना, रूढ़ी और रिवाज से ऊपर, हिंदू रीति रिवाज को नकारने वाले हर तरह से, चाहे कास्ट सिस्टम हो, चाहे अनटचेबिलिटी हो, चाहे खान पान का बंधन हो, चाहे प्यूरिटी इम्प्यूरिटी हो, सबको उन्होंने नकारा। इवन गौ रक्षा को उन्होंने नकारा। और हर तरह से समझिए कि जो इकोनो क्लास जो हिंदू थे, लेकिन आज समझिए उनके नाम पे जो है कई जगह अप्रोप्रिएट किया जाता है कि वो हिंदू के चैंपियन थे। हिंदू नहीं, वो हिंदुत्व के चैंपियन थे। हिंदुत्व रिलीजियन नहीं है, हिंदुत्व कल्चरल है, पॉलिटिकल है, वो राष्ट्र है, वो जो है वो कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं है, कल्चरल राष्ट्र है। सो हिज हिंदुत्व वाज नॉट रिलीजियस बट कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। अब आप यहां पे देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गांधी जी अति धार्मिक होते हुए एक सेकुलर राष्ट्र की कल्पना करते हैं, और सावरकर जी नास्तिक होते हुए एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। गांधी जी को आज सेकुलरिज्म का चैंपियन माना जाता है, एक अलग तरह का सेकुलरिज्म जिसमें सर्वधर्म समभाव जो मैंने आपको लिखा है। सावरकर जी को, जो उनके अनुयायी हैं या बहुत लोग इंडिया में, वो हिंदू का जो पुनर्जागरण है, हिंदू राष्ट्र जो है, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदू रिलीजन से जोड़ते हैं। ये कितनी एक अजीब आयरनी है कि जो खुद जो एक नास्तिक है उसको आप हिंदू रिलीजन से जोड़ रहे हैं, या हम लोग जोड़ रहे हैं, और जो एक महान आस्तिक है, जो धार्मिक है, उसको हम सेकुलरिज्म से जोड़ते हैं। ये एक ऐसा होता है, ऐसा हर थिंकर के साथ होता है। वो अलग तरीके से उसको जो है, उसके अनुयायी या उसके कंट्री मैन जो है, अलग तरीके से उसको अप्रोप्रिएट करते हैं। उसको इंग्लिश में वर्ड है अप्रोप्रिएशन। सो व्यूज अबाउट अदर रिलीजन यदि हम देखें, तो इनका, गांधी जी का कहना था कि स्पिरिचुअल यूनिटी रिलीजन का है, सर्वधर्म संभाव है, कोई एक्सक्लूजन नहीं है, कोई अदरनेस नहीं है इसमें, कोई हम एक हैं और दूसरे हैं, ये नहीं है। जबकि सावरकर में देखिएगा तो रिलीजन ऑफ इंडिया वर्सेस रिलीजन प्रैक्टिस इन इंडिया, वो दो में फर्क करते थे। उनका कहना था कि दो है, एक है रिलीजन ऑफ इंडिया जिसमें वो मानते थे हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, और सारे सेक्ट हैं, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे वो लिंगायत हो और अदर्स हो, वो जो है एक रिलीजन ऑफ इंडिया जो इंडिया में के धरती पे पैदा हुए हैं। दूसरा उनका कहना था रिलीजन प्रैक्टिस इन इंडिया, जो इंडिया के धरती पे पैदा नहीं हुए, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, ज्यूज हैं, या मुस्लिम इस्लाम है, ये रिलीजन प्रैक्टिस इन इंडिया है, ये इंडिया के धरती से बाहर पैदा हुए हैं। इन दोनों में विभेद करते हैं वो। उनके लिए रिलीजन ऑफ इंडिया को मानने वाले जो हैं वो हिंदुत्व के पार्ट हैं, जबकि रिलीजन प्रैक्टिस इंडिया को मानने वाले जो हैं वो हिंदू स्टेट के पार्ट हो सकते हैं, हिंदू नेशन के पार्ट नहीं हो सकते हैं। फाइनली यदि हम देखें नेशनलिज्म में दोनों का जो विचार कितना डिफरेंट है, मैंने आपको बताया कि गांधी जी का जो नेशनलिज्म है वो कंपोजिट कल्चर को मानने वाला है, वो इंडियन नेशनलिज्म है, हिंदू नेशनलिज्म नहीं है। उनके लिए जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसमें सब कोई जो है बराबर है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी धर्म के हो, सर्वधर्म संभाव और कंपोजिट कल्चर की वो बात करते हैं। आइडियल नेशन उनके अनुसार जो है वो लव, टॉलरेंस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस पे बेस्ड है। और उनका कहना था कि हमारा देश जो है, ये जानते हुए कि यस देश बांटता है, विभाजन करता है, टैगोर जी के साथ उनका डायलॉग होता था, लेकिन फिर भी हमारा जो इंडियन जो नेशन होगा वो सब का आइडियल होगा, वो प्यार, टॉलरेंस, सत्य, अहिंसा पे बेस्ड होगा, इंटरनेशनलिज्म पे होगा, यूनिवर्सलिज्म पे होगा, वो सबको आगे लेके चलेगा, वो मार काट में बिलीव नहीं करेगा, वायलेंस में नहीं करेगा, कंपटीशन में बिलीव नहीं करेगा। तो ये उनका जो है विचार था इंडियन नेशनलिज्म के बारे में। जबकि सावरकर जी का मैंने आपको बताया है कि वो कल्चरल मिलिटेंट नेशनलिज्म के समर्थक थे, जो मैजिनी गैरिबाल्डी ने किया था, जो बिस्मार्क ने किया था, वो उस टाइप के थे, जो नेपोलियन और जो मतलब कि जो अपने बल पे जो है वो तेज उसमें हो, वैसा राष्ट्र हो, अखंड भारत हो, जो कि मतलब दुनिया पे जो है राज करे, जैसे अमेरिका अभी कर रहा है, जैसे एक समय इंग्लैंड ने किया, उस टाइप का उनका सपना था। ये एक अलग सपना था।
तो वो समझ सकते हैं। मैंने आपको बहुत चीज में बताया है। उन्होंने नॉन वायलेंस को बिल्कुल रिजेक्ट किया, कहा कोई नॉन वायलेंस नहीं होता है, कि तुमको कोई मारता है तो तुम उसको 2 बार मारो, मतलब ये सुभाष चंद्र बोस वाला उनका नीति था। मोरल रिलेटिविज्म मैंने बताया कि नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित के ऊपर कोई मोरलिटी नहीं होती है। यहाँ पे मॉर्गन थाओ, मैकियावेली, उसके समर्थक जैसे दिखते हैं, जो भी करना हो हम करेंगे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, क्योंकि वो हमारा पुण्य भूमि है, वो हमारा पितृभूमि है। तो इनका नेशनलिज्म जो है वो हिंदुत्व दर्शाता है, जो कि बहुत डिफरेंट था गांधी से। इसलिए ये दोनों एक पोल पे दिखते हैं, जो मैंने आपको बताया, और इसलिए दोनों में काफी वैचारिक मतभेद होते हैं। यदि हम क्रिटिकल इवेल्यूशन करने की कोशिश करें, आपको एग्जामिनेशन में इस पे लिखना आ सकता है उनके हिंदुत्व का क्रिटिकल इवेल्यूएशन। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हिज हिंदुत्व वाज नॉट रिलीजियस। ये तो मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, इट वाज कल्चरल ब्रैकेट, एक कल्चरल ब्रैकेट था, पॉलिटिकल डायमेंशन था, रिलीजियस नहीं था। इट वॉज इंक्लूसिव, एकोमोडेटिव। आपको मैंने बताया कि हर इंडियन रिलीजन को ये हिंदू मानता था। ये तो एकदम बिल्कुल समझिए कि एक हो गया, ऑल इनकम्पसिंग हो गया। इवन अदर रिलीजन को इन्होंने कहा कि आप को एग्जिस्ट कर सकते हो हमारे राज में, मतलब कि जो इंडियन स्टेट है, इक्वल राइट और डिग्निटी के साथ सब कोई रहो, सेकुलर स्टेट होगा, केवल नेशन जो है उसके तुम पार्ट नहीं हो हिंदू नेशन के, बट तुम इंडियन स्टेट के पार्ट हो। बट हिंदुत्व एज ए हिंदू नेशन फ्यूएल्ड, मतलब इसने जो है पैरेलली एक तरह से ईंधन का काम किया मुस्लिम नेशन के कॉन्सेप्ट को। आपको याद होना चाहिए कि 1923 में इन्होंने हिंदुत्व की बात की, हिंदू नेशन की बात की। उसके बाद से ही इकबाल और रहमत अली जैसे जो आइडियोलॉग थे मुस्लिम के, मुस्लिम लीग के बैनर तले उन्होंने हिंदू मुस्लिम नेशन की बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको और फियर लगा कि यदि ये हिंदू इतने मेजोरिटी में है, तो यदि ये एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा तो हम हमेशा के लिए जो है सबजुगेटेड माइनॉरिटी रहेंगे। तो उन्होंने जो है 2 नेशन थ्योरी पर बात करना शुरू किया, और बाद में समझिए कि वो पार्टीशन में बदल गया, और बाद में तो 3 नेशन में हो गया। तो ये इसकी एक तरह से क्रिटिसाइज की जा सकती है। हिंदुत्व हैड ओवरटोन्स ऑफ मिलिटेंट कल्चरल नेशनलिज्म। मैंने बार बार आपको बोला है, मिलिटेंसी है इसमें, वायलेंस का कोई गुरेज नहीं है, कल्चरल नेशनलिज्म है। तो वहां पे पैदा प्रॉब्लम होती है कि कंपोजिट इंडियन कल्चर को ये कई बार जो है टकराता है उससे, जो कि गांधी, नेहरू, टैगोर, इवन विवेकानंद जी का जो है वहां पे जो फिलॉसफी है उससे अलग हो जाता है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो वो चीज जो है एक प्रॉब्लमेटिक बनती है। ये दो चीजें, दोनों ही चीजें प्रॉब्लमेटिक जो है बनती हैं। उनका जो स्लोगन था वो इन दोनों को दर्शाता है। उनका उनका स्लोगन है हिंदुआइज पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स को जो है हिंदुआइज कर दो। हिंदुआइज का मतलब क्या होता है कि हिंदू जो फिलॉसफी है, मतलब सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इंडिया के सारे रिलीजन, वो हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन है, दोनों एक हो जाए। जैसे कि इस्लाम में मैंने आपको बोला कि जो रिलीजियन है और पॉलिटी है वो एक हो जाता है, उस टाइप का थॉट। एंड मिलिटराइज हिंदू डॉम, और उनका कहना था जो हिंदू डॉम है, मतलब ये जो रिलीजन ऑफ इंडिया के जो सारे पीपुल हैं, वो मिलिटेंट हो जाओ, वो उठ के खड़े हो जाओ, आर्म ले लो यदि तुमको कोई दबाने की कोशिश करता है। ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कई लोगों के लिए, इस पर डिबेट हो सकता है। और गांधी जी जैसे लोग भी जो थे, गांधी जी, नेहरू जी, इन सब के लिए ये सब प्रॉब्लमेटिक था ये आइडिया, वो उससे अलग हट के वो देखते थे। यदि ओवरऑल असेसमेंट करें हर थिंकर का, हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और जो ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल तो उनका जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा आंकना चाहिए आपको एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के तौर पे, और उनको एक 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 देनी चाहिए, एक स्पेस देनी चाहिए उनके थॉट को समझने के लिए। वी मस्ट अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सावरकर हैज टेकन थ्रू हिज आइडिया ऑफ हिंदुत्व एंड द ऑनगोइंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन विच ही पार्टिसिपेटेड। पहले तो ये समझिए कि उनका विजन क्या था। वो बहुत चिंतित थे उस समय में कि जिस तरह से नेशनल कॉन्शियसनेस हो रही है, और गांधी जी जिस तरह से या कांग्रेस ले जा रहा है, उसमें क्या होगा कि एक तो हम लोग हजारों साल से लगभग जो है, वो पहले मुस्लिम ने 600 साल तक शासन किया, 200 साल तक जो है ब्रिटिश किया, तो उसके बाद भी हम जो है एक मजबूत राष्ट्र के तौर पे नहीं उभर पाएंगे। हम हिंदू लोग जो है दबे कुचले ही रहेंगे। सबका अपना अपना राष्ट्र है, क्रिश्चियन के मल्टीपल नेशन स्टेट है, मुस्लिम का मल्टीपल नेशन स्टेट है, इवन जूइश स्टेट जो है बन गया, मतलब इजराइल। लेकिन हिंदू का अपना कोई स्टेट नहीं होगा। नेपाल जैसा छोटा सा स्टेट जो है वो हिंदू स्टेट होगा, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो उनका जो है एक सोच था कि हम क्यों नहीं, हमारा जो कल्चर है, रिलीजन नहीं, हमारा जो कल्चर है, जो भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, जिनके लिए पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, उनका अपना राष्ट्र क्यों ना हो, वो मजबूत राष्ट्र क्यों ना हो, जर्मनी, इटली के जैसा, इंग्लैंड के जैसा, यूएसए के जैसा। कौन रोकता है हमें? उसमें सब लोग आके रहो, सब लोग इज्जत से रहो, लेकिन वो हमारा राष्ट्र है। जैसे आप अमेरिका में भी जाइए,
ट्रम्प के दौरान तो ये बहुत ज्यादा खुल के आया, लेकिन वैसे भी वहां पे है भाई, हमारा क्रिश्चियन तो है, हमारा तो ये जो यूएसए है क्रिश्चियन स्टेट है, नेशन है। तुम यहाँ हो, बाहर से आए हो, अच्छे से रहो, इक्वलिटी रहो, लेकिन मानो कि ये क्रिश्चियन स्टेट। काफी चीजें वहां पे आप देखेंगे धार्मिक है, किस तरह से राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, कैसे वो गाना गाते हैं, उनका जो पूरा वे ऑफ थिंकिंग है वो कितना क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, आप जरा सोच के देखिएगा। वो उनका विजन था। तो ये सोच के देखिए, उनको ब्रिटिश रूल से ये भी लगता था कि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। वो देख रहे थे कि वो मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रहे हैं, वो हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनको ये था कि हिंदू यूनाइटेड हो, स्ट्रांग हो, अपना राष्ट्र लो। और वो मतलब मिलिटेंट, मतलब हम ताकत के बल पे लेंगे और हम ताकतवर बने रहेंगे। और जो कि अभी देखिए, क्या आप मिलिटेंसी आप देख सकते हैं अमेरिका में कैसी मिलिटेंसी है, दूसरे पे कैसे चढ़ाई करता है। इंग्लैंड कितना मिलिटेंट रहा है, जर्मन राष्ट्र कितना मिलिटेंट रहा है, इटली कितना मिलिटेंट रहा है, जापान कितना मिलिटेंट रहा है। तो उसके चलते उन्होंने प्रोग्रेस किया है, ठीक है, अभी सब लोग मिलके साथ रह रहे हैं, लेकिन वो मिलिटेंसी ने उनको आगे बढ़ाया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो कहां जा रहे थे। वो हिंदू के मीकनेस, वीकनेस, पैसिविटी पे चोट करते हैं। ही वांटेड टू रिवाइव, यूनाइट एंड स्ट्रेंथन हिंदू नेशन। उनका कहना था कि हिंदू नेशन को जागना चाहिए, यूनाइट हो। ये कास्ट, अनटचेबिलिटी, ये बिल्कुल बकवास है। मतलब ये रीति रिवाज, कुरीति, इसको सबको त्यागो, प्यूरिटी इंप्यूरिटी खत्म करो इसको। वो रैशनलिस्ट थे, एथेइस्ट जैसे थे। वाइडेस्ट पॉसिबल मीनिंग दिया उन्होंने हिंदू को, उन्होंने रिलीजन से बाहर निकाला हिंदू को। उन्होंने इसको कल्चरल पॉलिटिकल डायमेंशन दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म कुछ नहीं है, हिंदुइज्म बहुत छोटा सा एक पार्ट है हिंदुत्व का। हिंदुत्व जो है सभी समावित है उसमें, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जितने भी और सेक्ट हैं वो सब इसमें समाहित हैं। उन्होंने बहुत बड़ा बनाया हिंदू को, including maximum number of Indian people. He wanted united and strong Indian state in which Hindu nation is the dominant but equal party. मैं आपको बता चुका हूँ. He was also participating in the political dialogue of his time. जो मैंने आपको बताया, मैंने बताया कैसे गांधी जी के साथ उनका कैसे डिफरेंस था। वो एक डायलॉग में भाग ले रहे थे, इकबाल के साथ, जिन्ना के साथ, गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ, टैगोर के साथ। उस डायलॉग के वो हिस्सा थे। उस पर्सपेक्टिव में आप देखिए, मैंने आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट बताया है, उनका हिंदुत्व, हु इज हिंदू, आप उसके बीच में रख के देखिए, ये वैक्यूम में रख के देखेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। इन हिज ग्रैंड इंडेवर, लेकिन ये जो इतना बड़ा उन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया, पैन इंडियन स्ट्रॉन्ग हिंदू राष्ट्र का, कल्चरल नेशनलिज्म, उसमें कई जगह वो कंट्राडिक्टरी हो गए। और ऐसा होना ही है, आपको मैंने इकबाल का बताया कितने कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं। तो जो जो होता है आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एक ही साथ वो जैन, सिख, बुद्धिज्म को हिंदुइज्म मिलाते हैं, दूसरे को उसे अलग करते हैं, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज को अलग करते हैं। कई जगह जो है वो कंपोजिट कल्चर का क्या होगा, यदि हिंदू नेशन का बोलबाला होगा तो दूसरे क्या सब्जुगेटेड रहेंगे, लेकिन फिर इक्वल डिग्निटी के साथ कैसे रहेंगे, ये सब कंट्राडिक्शन हो जाता है। दिस इज वेरी नेचुरल, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज ओवरऑल असेसमेंट। नो डाउट कि वो एक बहुत ही विजनरी, रिवोल्यूशनरी थे, बहुत ही करेजियस पीपुल थे, जिन्होंने एक नया जो है विजन दिया हिंदू राष्ट्र का। उस पर विवाद हो सकता है, आप खड़े हो सकते हैं उसके अगेंस्ट में, इस पे डिबेट हो सकती है। और जो इंडिया बना वो चीज नहीं बना जो कि सावरकर जी का सपना था। ये अच्छा है बुरा है, इस पे भी डिबेट हो सकती है, लेकिन उनका एक डिस्टिंक्ट व्यू था, ये आपको समझना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये रेफरेंसेस हैं, आप हमेशा पूछते हैं, इसको आप गौर से देख सकते हैं। मैंने बुक तो केवल ओपी गौबा की फॉलो की है, जो कि अच्छी बुक है, मुझे अच्छा लगता है, उसमें बहुत छोटे में जो सब कुछ दिया हुआ है। ऑनलाइन रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, मैंने काफी ज्यादा इसके लिए यूज किया है। इनफैक्ट सारे को मैं यहाँ पे समाहित भी नहीं कर पाया हूँ। जे स्टोर आर्टिकल से मैंने ज्यादा लिया है। इनफैक्ट ये जो आर्टिकल है, इस पे सबसे ज्यादा मैंने जो पॉइंट लिए हैं वो इस पे ही लिए हैं, ऑन हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व बाय अरविंद शर्मा। देन गांधीज और हिंदुइज्म एंड सावरकर हिंदुत्व, जो आपको मैंने स्लाइड दिया है वो उस पे रुडोल्फ सी हेरल्ड यहाँ पे बेस्ट है। इग्नू की भी स्टडी मटेरियल काफी अच्छी है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। और कई यूट्यूब वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, राज्यसभा टीवी की डिबेट है इंडिया टुडे टीवी पे, और काफी काफी चीजें मैंने कोशिश की एसिमुलेट करने का ब्रिटेनिका एंड अदर से। सो दीज आर द रेफरेंसेस। यदि आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको पता है इससे मेरा पैशन बना रहेगा, तो सबको फायदा है, क्योंकि इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और वो केवल आपके जो है सब्सक्रिप्शन और कमेंट जो है एक फ्यूएल करता है। वेबसाइट आपका अपना है paulsciencehelp.in, उस पर इसका पीडीएफ मिलेगा, वहां जाइए। अधिक से अधिक संख्या में लोग जा रहे हैं, थैंक यू। ईमेल आप लिख रहे हैं, थैंक यू। और लिखिए मुझे, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर पे भी मैं अवेलेबल हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, बी हैप्पी, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।